आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। इस स्पेशल एडिशन में हम आज पुतिन के उस दुश्मन को दिखाने जा रहे हैं जिस पर मेड इन अमेरिका की मोहर लगी हुई है। वो इतना प्रलयकारी है कि दुनिया उसे उड़ता टैंक कहती है। कच्चा चिट्ठा में मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और अब हम आपको पुतिन का वही दुश्मन दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क में उतरने वाला है। ये एक या दो नहीं है, ना ही 10-20 है, बल्कि पूरे के पूरे 96 है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क ने पुतिन से खून का बदला खून वाली बहुत घातक तैयारी कर ली है। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पुतिन ने इस उड़ते हुए टैंक को मार गिराने का क्या तरीका निकाला है। इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है। इस मूवमेंट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। इतने बड़े तादाद में अपाचे हेलीकॉप्टर कहां जाने की तैयारी में है? क्या ये किसी बहुत बड़ी जंग में शामिल होने जा रहे हैं? अगर हां, तो इनके टारगेट पर कौन सा देश है? ये किस देश के लिए हथियार बनने को तैयार है? इन हेलीकॉप्टरों से कहां हमला करने का प्लान है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको इन सभी सनसनीखेज सवालों के सीक्रेट जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अपाचे हेलीकॉप्टरों का ये मूवमेंट पुतिन के खौफ का आफ्टर इफेक्ट है। इस बारूदी डील के लिए पुतिन और शी जिनपिंग की युद्ध वाली सांठगांठ जिम्मेदार है। इनकी डिलीवरी अमेरिका से होने वाली है। सिर्फ 1, 2 या 10-20 की तादाद में नहीं, बल्कि 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की एक साथ डिलीवरी होने वाली है। अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देने वाला मुल्क है पोलैंड। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। आखिर पोलैंड ने एक साथ इतने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला क्यों किया है? यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क पोलैंड जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है या फिर हमले से खुद को बचाने के लिए कमर कस ली है? क्योंकि इस डील के पूरा होने के बाद अमेरिका के बाद पोलैंड सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। पोलैंड का यह फैसला इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। अमेरिका के मशहूर फॉक्स न्यूज ने पोलैंड के इस ऑर्डर को बड़े-बड़े शब्दों में छापा है। द नेशनल इंटरेस्ट ने अपने हेडलाइन में सवाल उठाया है, आखिर पोलैंड अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों का इतना बड़ा बेड़ा क्यों चाहता है? जवाब है, पोलैंड को लेकर पुतिन का गुस्सा हाई है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन, जो रूस के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। इसलिए रूस पोलैंड को फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। इसलिए रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है। Mr. President, is this a turning point in the war in Ukraine? The question is unanswerable right now. It's hard to tell. It's clear the Ukrainians have made significant progress. But I think it's going to be a long haul. सवाल है, क्या पुतिन के गुस्से की जद में सबसे पहले पोलैंड आने वाला है, जहां के रास्ते अमेरिका और नेटो देश ज़ेलेंस्की को नए-नए हथियार पहुंचा रहे हैं। रूस
की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नाटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ऐसे हथियारों से यूक्रेन को लैस करना रेड लाइन को पार करने जैसा होगा और इसे रूस अपने खिलाफ जंग की तरह मानेगा। यही वजह है कि रूस से बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड लगातार हथियार खरीद रहा है। पोलैंड पहले से ही अमेरिका को 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर चुका है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इसी साल पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दिया, क्योंकि पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उसे रूस से लगातार हमले की धमकियां मिल रही हैं। पुतिन से निपटने के लिए पोलैंड अपनी तरफ से पहले तैयार रहना चाहता है। यही वजह है कि अब पोलैंड एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर 49 फीट लंबा होता है। यह हेलीकॉप्टर 261 किलोमीटर की हाई स्पीड से उड़ सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद यह 1900 किलोमीटर उड़ सकता है। यह हेलीकॉप्टर इतना तेज है कि 1 मिनट में ही 2415 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। सिर्फ यही नहीं, उड़ते हुए अपाचे हेलीकॉप्टर को ड्रोन भी बनाया जा सकता है। इसका वजन करीब 5352 किलोग्राम होता है, जो हथियारों से लैस होने पर 10,000 किलो तक बढ़ जाता है। दुश्मनों पर तबाही मचाने में ये इतना माहिर है कि इसे उड़ता टैंक भी कहा जाता है। दरअसल पोलैंड रूस को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता जिससे पुतिन की सेना उस पर हावी हो जाए। इसलिए पोलैंड नई तकनीक से लैस हेलीकॉप्टर से लेकर तोपखाने और टैंक खरीद रहा है। पोलैंड ने जीडीपी के मुकाबले रक्षा खर्च को 2.4% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया है। साथ ही सैनिकों की संख्या 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने वाला है। पोलैंड अमेरिका से सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर ही नहीं, अब्राम टैंक और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैक-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे तबाह कर सकता है। पोलैंड के नेताओं ने भी आशंका जताई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने रूसी सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले अब्राम को भी खरीद रहा है। M1A2 अब्राम अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। इस टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 मिलीमीटर की बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने 1848 टैंक तैनात किए, लेकिन दुश्मन इनमें से एक को भी तबाह नहीं कर पाए थे। पोलैंड को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और इसीलिए पुतिन ने पोलैंड को गैस और तेल की सप्लाई भी रोक दी है। तो पोलैंड रूस को जवाब देने की हर संभव तैयारी में जुटा है। पोलैंड ने पहले ही जर्मनी से 250 लेपर्ड 2S टैंक खरीदा है। यह यूरोप की सबसे एडवांस टैंक है, जिसमें 120 mm की गन लगी हुई है। यह नाटो का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नाटो पर हमला, क्योंकि पोलैंड नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में रूस यदि पोलैंड पर हमला करता है तो इसे नाटो पर हमला माना जाएगा। ऐसे में अगर रूस पोलैंड से युद्ध छेड़ेगा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नाटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। दुनिया को वो दिन कभी न देखना पड़े। पुतिन पोलैंड पर अटैक का फैसला देने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए पोलैंड अपने जखीरे को नए नए हथियारों से भर रहा है। 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले के पीछे पोलैंड की यही रणनीति है।
और अब बात जंग के दूसरे मोर्चे से ताइवान से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने शी जिनपिंग के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अगर ताइवान का वो प्लान काम आ जाता है तो चीन की राह युद्ध का अग्निपथ बन जाएगी, जहां शी जिनपिंग को अंगारों से गुजरना होगा, शोलों से टकराना होगा। और सवाल है, क्या जिनपिंग इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्योंकि खतरा अब परमाणु युद्ध का है। पूरी डिटेल कच्चा चिट्ठा की इस स्पेशल रिपोर्ट में देख लीजिए। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ड्रैगन को डराने वाली हैं। ताइवान का आक्रामक रुख चीन की सेना में खौफ भर रहा है। सवाल है कि ताइवान पर चढ़ाई के लिए क्या शी जिनपिंग को अंगारों से गुजरना होगा, ताइवान के शोलों से टकराना होगा। फिर भी नहीं माने तो अमेरिका ताइवान के लिए सुरक्षा की दीवार बन खड़ा है। ऐसे में जिनपिंग इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्योंकि ताइवान के तेवर ड्रैगन को पूरी ताकत के साथ मुंहतोड़ जवाब देने वाला बना हुआ है। ताइवान की सेना अपने आसमान में घुसाए ड्रैगन के ड्रोन पर फायरिंग कर रही है। ताइवान के युद्धपोत युद्ध वाली सुनामी लाने की तैयारी के साथ शांत समंदर की लहरों पर डटे हुए हैं। युद्ध के शुरू होने से पहले ही ड्रैगन सेना के युद्धपोतों को पीछे खदेड़ रहे हैं। ताइवान की सीमा में घुसाए युद्धपोत को जब्त कर रहे हैं। ताइवान के डिफेंस कमांड ने खबर दी है कि उसकी सेना ने चीन के एक ड्रोन पर गोलीबारी की है। ताइवान के डिफेंस कमांड का दावा है कि यह वाकया सोमवार का है, जब चीन का एक ड्रोन किनमैन काउंटी के काओयू द्वीप के आसमान में दाखिल होते दिखा। ड्रैगन का ड्रोन जहां घुसने की कोशिश कर रहा है वो इलाका ताइवान का था, लिहाजा ताइवान के सैनिकों ने सबसे पहले ड्रोन को भगाने के लिए वार्निंग शॉट दागे। सैनिकों ने बिना देर किए जैमर गन लगा दी, लाइव राउंड फायरिंग की और ड्रोन की ओर सिग्नल फ्लेयर्स दागे। अब ताइवान के काउंटर अटैक की ये दूसरी तस्वीर देखिए। समंदर के लहरों पर सवार होकर ताइवान की तरफ बढ़ने वाला ये चीन का सप्लाई पोत है। ड्रैगन का ये पोत ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद ताइवान के कोस्ट गार्ड ने उसे अपने टारगेट पर ले लिया। और अपनी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर चुके चीन के इस सप्लाई पोत को जब्त कर लिया। ताइवान का दावा है कि चीन के इस सप्लाई पोत को पेंगू द्वीप के पास पकड़ा है। वही पेंगू द्वीप जिसके ऊपर हवाई घुसपैठ कर चीन ने ताइवान की सेना का मजाक उड़ाया था। चीन ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान ताइवान के पेंगू द्वीप के काफी करीब तक पहुंच गए और ताइवान की सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। दावा तो यहां तक किया गया कि फाइटर जेट से उसके पायलटों ने पेंगू द्वीप के उस हवाई अड्डे की तस्वीरें कैद कर ली जो ताइवान का एक अहम एयरबेस है। यहां ताइवान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा चीन के इंटेलिजेंस के मुताबिक यहां ताइवान ने मिराज 2000 और FC-K चिंग को तैनात कर रखा है, जो युद्ध के दौरान चीन के फाइटर जेट के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो पेंगू द्वीप की सामरिक भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। पेंगू द्वीप चीन के मेनलैंड के पूरब में और ताइवान के पश्चिम में है। साफ है पेंगू द्वीप चीन और ताइवान के बीच में है।
चीन के पूर्वी थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर नानजिंग से पेंगू द्वीप 950 किलोमीटर दूर है। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपे से सिर्फ 260 किलोमीटर। ताइवान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चीन झूठ बोल रहा है, पेंगू द्वीप के फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अब जब चीन की सप्लाई पोत पेंगू द्वीप के करीब पहुंचे तो ताइवान की कोस्ट गार्ड फोर्स एक्शन पर उतर गई और बिना देर किए ड्रैगन के उस सप्लाई पोत को धर दबोचा। ताइवान के कोस्ट गार्ड्स के पास छोटे बड़े करीब 200 शिप और फास्ट बोट हैं। इनमें कुछ शिप ऐसे हैं जिन पर एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये जहाज चीन की नौसेना को पहला जवाब देने की ताकत रखते हैं। इस वक्त चीन और ताइवान के बीच वाले समंदर में बहुत हलचल है। एक दूसरे के युद्धपोत बिल्कुल पास आकर लंगर डाले हैं, युद्ध के लिए डटे हैं। ताइवान के निशाने पर चीन के युद्धपोत हैं, ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर वार पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है। लेकिन ताइवान के तेवर को देख जंग की चिंगारी भड़काने के लिए चीन अब चौकन्ना हो गया है। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी सीईओ शेन मिंगशी ने दावा किया है कि शी जिनपिंग ताइवान पर अटैक के अपने प्लान को फिलहाल बदल सकते हैं। द वीक को दिए अपने खास इंटरव्यू में शेन मिंगशी ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं बन जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी सीईओ का दावा है कि अमेरिका के स्पेशल कमांडो ताइवान के सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं। अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ताइवान में डटे हैं। अमेरिका हवाई में ताइवान सेना को प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसने चीन के खौफ को और बढ़ा दिया है। चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुका है। ऐसा रोज हो रहा है जब उसके कई फाइटर एक साथ ताइवान के आसमान में दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पर 13 सितंबर को चीन के 11 लड़ाकू विमान और 4 युद्धपोत ताइवान की सीमा में घुस आए। 12 सितंबर को चीन के 7 फाइटर जेट और 4 युद्धपोत से घुसपैठ की। 11 सितंबर को चीन ने 8 फाइटर जेट और 5 युद्धपोत से घुसपैठ की। दरअसल जिनपिंग ऐसे हालात बनाकर ताइवान को न सिर्फ भड़काना चाहते हैं, बल्कि वो सरप्राइज प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा चीन ताइवान की सेना के खिलाफ अपने 3 प्लान को एक साथ आगे बढ़ा रहा है। पहला प्लान है ताइवान की सेना को परेशान करना। दूसरा प्लान ताइवान के सैनिकों का मनोबल तोड़ना। तीसरा और सबसे खास प्लान ताइवान के सैनिकों में भ्रम पैदा करना है, ताकि ताइवान के लोगों को चीनी विमानों के घुसपैठ की इतनी आदत हो जाए कि जब चीन हमला करे तो ताइवान को ड्रैगन की असली मंशा की भनक तक न लगे, ताकि काउंटर अटैक देर से कर पाए। अब सवाल है कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा। चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है? ताइवान से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक हो सकती है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला, चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा, चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं। तीसरा, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ
गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर ताइवान को डराने में लगा है। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में पीएलए सैनिक अपनी ड्राइविंग स्किल दिखा रहे हैं। ताइवान पर धावा बोलने के लिए चीन की पूर्वी सीमा पर जमा हुए ये सैनिक स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ताइवान चीन के ऐसे हर दाव को मात देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने चीन की सेना को चारों खाने चित करने वाली मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल हारपून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइडवाइंडर मिसाइल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात हैं, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा है, ताकि चीन ताइवान में आकर युद्ध में फंस जाए और अमेरिका की सुपर पावर वाली साख बची रहे। यही वजह है कि अब चीन खौफ में है। ताइवान के तेवर से ड्रैगन को डर लगने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे और उनकी इस यात्रा पर यूक्रेन और ताइवान जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है। इसमें रूस भी है और चीन भी है और दोनों ही देशों में इस वक्त अपने अपने इलाकों को लेकर युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किससे मुलाकात करेंगे और उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, इसकी डिटेल रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा ने समरकंद से हमें भेजी है। कच्चा चिट्ठा की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में दूसरे युद्ध के बारे में नई बातें पता चली हैं। जब यूक्रेन का युद्ध 200 दिन पार कर चुका है, जब ताइवान पर युद्ध का खतरा रोज मंडरा रहा है, दुनिया एक तरफ व्लादिमीर पुतिन को देख रही है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग पर नजरें गड़ी हुई हैं। इनको रोकेगा कौन? क्या भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ यूक्रेन की जंग में कभी पुतिन आगे तो कभी ज़ेलेंस्की का कमबैक देखा जाए तो इस युद्ध से सिर्फ यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया हिल चुकी है। और दूसरी तरफ शी जिनपिंग के फाइटर रोज ताइवान की दहलीज तक पहुंचकर एक और महायुद्ध की धमकी दे रहे हैं। चीन के वॉरशिप ताइवान के करीब जाकर रोज आग उगल रहे हैं। और इस बीच शी जिनपिंग पिछले करीब 1000 दिनों में पहली बार चीन के बाहर निकले। उज्बेकिस्तान पहुंचने से पहले शी जिनपिंग कजाकिस्तान पहुंचे। विमान से उतरते हुए शी जिनपिंग के सामने एक नई जमीन और स्वागत करने पहुंचे कजाकिस्तान के नेता। शी जिनपिंग पूरी दुनिया से इसी तरह का वेलकम चाहते हैं। रेड कारपेट पर चलते हुए वो ताइवान को युद्ध वाले खून से लाल करने का मंसूबा सच करना चाहते हैं। उनकी कोशिश ताइवान के खिलाफ चीन के तमाम गुनाह छुपाने की है। इसमें कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग के हौसले इस वक्त यूक्रेन में चल रहे युद्ध से काफी बुलंद है और वो भी चाहते हैं कि जो हाल पुतिन ने यूक्रेन का किया है, ठीक उसी राह पर चलते हुए वो ताइवान का हश्र करें और दुनिया उनके इस दादागिरी को खामोशी से देखती रहे। यही ख्वाहिश चीन की सेना को एलएसी पर लेकर आई थी। सवाल है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी
और अगर हुई तो क्या बात होगी? पूरी दुनिया की नजर इस वक्त सिर्फ एक मुलाकात पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के 200 दिन पूरे हो चुके हैं। साथ ही चीन ताइवान को अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन दुनिया भर के विकसित देश जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, वो साबित करने में लगे हैं कि वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं अगर चीन और रूस ऐसी लड़ाई पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत भी इस एससीओ की बैठक में एक हिस्सेदार है, इसलिए एक तरफा फैसले तो यहाँ कोई भी देश नहीं ले पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि चीन और रूस चाहते हैं कि भारत के साथ एक बातचीत जैसे समझौते और भारत को न्यूट्रल रख के रखना ही उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक समरकंद में हो रही है। उज़्बेकिस्तान का ये वो शहर है जो ऐतिहासिक सिल्क रूट के लिए मशहूर है। समरकंद में इस बैठक के कई मायने हैं। यहां से पुतिन पूरे मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक रूस की नई आक्रामक नीयतियों की नुमाइश भी कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को कायम भी कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ पुतिन की आक्रामक डिप्लोमेसी ने अमेरिका के दबदबे की बुनियाद फैला दी है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ पुतिन यूक्रेन को लेकर पूरे पश्चिम के टारगेट पर है और दूसरी तरफ ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने बहुत से देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों अभी युद्ध वाले प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध से सबसे बड़ी तबाही लाने वाले व्लादिमीर पुतिन को शी जिनपिंग का पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि चीन भी ताइवान के खिलाफ उसी तरह युद्ध करने के फिराक में। 是中俄关系行稳致远的重要政治保障。长期以来，中俄两国元首一直通过各种方式保持着密切交往，进行战略沟通，引领两国关系始终保持正确的发展方向。 पुतिन ने इस वक्त पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है। अमेरिका और यूरोप ने उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की, प्रतिबंध लगाए, लेकिन पुतिन ने हर चैलेंज का सामना किया और इस वक्त वही यूक्रेन के युद्ध में निर्णायक भूमिका में है। भारत भी उन देशों में है जिसने रूस पर लगी पाबंदियों की फिक्र किए बिना पुतिन का साथ देने का फैसला किया। हाल में पुतिन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूस और भारत के इससे बेहतर रिश्ते कभी नहीं रहे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसे फैसले जिससे भारत के दुश्मन जरूर परेशान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात नवंबर 2019 में हुई थी। गलवान में मई 2020 की घटनाओं ने तलखी इतनी बढ़ाई कि दोनों नेताओं का अब तक आमना सामना नहीं हो पाया है। पिछले दिनों PP-15 से सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बाद तलखियां थोड़ी कम होनी शुरू हुई हैं और समरकंद में अब दोनों प्रीमियर आमने सामने भी होंगे। जाहिर है अब तलखियों के कम होने की शुरुआत दोनों तरफ से शुरू हो गई है और G20 तक हो सकता है द्विपक्षीय बातचीत का रास्ता साफ हो सके। लेकिन फिलहाल इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत इस बार होगी या नहीं। फिलहाल दुनिया के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है यूक्रेन का युद्ध और दूसरा है अशांत हो चुका इंडो पैसिफिक क्षेत्र। एक तरफ रूस की फौज यूक्रेन पर दिन रात बमबारी कर रही है, यूक्रेन के उत्तरी शहर खार्किव को लेकर युद्ध और तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की जिद लगातार अमेरिका और चीन के टकराव का खतरा बढ़ाती जा रही है। ऐसे में भारत शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर एक बड़ा रोल निभा सकता है। भारत के रूस के साथ भी मजबूत संबंध है और अमेरिका से भी भारत करीब है। ऐसे में भारत की भूमिका पर सबकी नजर होगी। भारत एससीओ की बैठक में जो बोलेगा उसके इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत मायने होंगे। दुनिया के तमाम ताकतवर देश न्यू ग्रेड गेम में लगे हैं, जो 5 सेंट्रल एशिया के इन देशों में अपनी ताकत दिखाने का और इनसे फायदा बटोरने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन भारत ने सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को यहां भेजकर भारत सेंट्रल एशिया सम्मेलन करवाया था, जिसमें अफगानिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चल रहा है इन 5 सेंट्रल एशियन देशों का, उससे साफ है कि पारस्परिक संबंध को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बहुत जरूरी है। एक तरफा फैसला भारत नहीं लेगा, इन तमाम देशों से मिलकर उनके विकास में भी सहयोग करेगा। लेकिन द्विपक्षीय बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वैसे आधिकारिक नहीं तो अनौपचारिक मीटिंग भी हुई तो बहुत सी बातों पर मन बनाया जा सकता है और भारत की कोशिश भी यही होगी कि यूक्रेन से लेकर ताइवान तक उसकी बात को रूस भी समझे और चीन भी भारत के रुख की इज्जत करे और पीछे हट जाए।
अभी SCO में 8 देश हैं, जिसमें रूस और चीन के अलावा भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। इस बार SCO शिखर सम्मेलन में 2 नए देश ईरान और बेलारूस को संगठन में शामिल किए जाने की संभावना है। इन दोनों देशों के संबंध रूस से बहुत अच्छे हैं। सवाल है कि क्या पुतिन इस तरह अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बेलारूस वो देश है जिसने पुतिन के कहने पर उत्तरी छोर से यूक्रेन पर दबाव बनाए रखा और कई बार ज़ेलेंस्की को हमले की धमकी भी दी। बेलारूस वो देश है जिसके साथ युद्धाभ्यास करने के बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था और आज भी उनकी फौज यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जबकि ईरान वो देश है जिसके ड्रोन पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। जिस अमेरिका ने यूक्रेन को अपना हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर दिया, अब उसी से टक्कर लेने के लिए पुतिन ने ईरान की मदद लेनी शुरू कर दी है। पुतिन अब ईरान के ड्रोन से ही यूक्रेन के हाइमर्स सिस्टम का शिकार कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन के हमले बताते हैं कि पुतिन ने ऐसे हथियार लेकर कोई गलती नहीं की है। 2 दिन तक चलने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से दुनिया को बहुत सारे सिग्नल मिलने जा रहे हैं। पहला ये कि क्या यूक्रेन युद्ध और लंबा खींचेगा, पुतिन किस हद तक जाना पसंद करेंगे। दूसरा ये कि क्या शी जिनपिंग ताइवान को लेकर बैकफुट पर जाएंगे, युद्ध का इरादा छोड़ देंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी की तरफ से इस्लामाबाद को क्या मैसेज जाएगा, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद अब भी भारत और पाकिस्तान की बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पर एक नया बुलबुला छोड़ा है। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि आतंकी गुट जैश का सरगना मसूद अजहर अफगानिस्तान के नंगरहार में मौजूद है और वो उसे फौरन पाकिस्तान के हवाले कर दे। जैश मोहम्मद डले मशर दलता नस्ता अफगानिस्तान की और दा هغه تنظیم د پاکستان کې اوسېدلی چې او د خپل حکومت تر حمایت لاندې یو څوک دی. په صورت په افغانستان کې نه د افغانستان نه د څوکتن لمغه سیمه د خبرونو واوریدل او خبرونه مدد چې دا واقعیت نه لري. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पाकिस्तान बाढ़ की विभीषिका भी झेल रहा है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के लिए तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता भी है। ऐसे में शहबाज शरीफ समरकंद आकर क्या सफाई देंगे, इसका पूरा अंदाजा भारत को है। इसलिए प्रधानमंत्री और शहबाज शरीफ की मुलाकात की संभावना न के बराबर ही नजर आ रही है। दुनिया के सामने शरीफ बनने के लिए पाकिस्तान की सरकार पहले भी ऐसा करती आई है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच बातचीत होती है, अनौपचारिक ही सही तो उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा जाएगा कि भारत को आतंकवाद पर पाकिस्तान की नौटंकी बर्दाश्त ना होगी। जिस वक्त शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है, तब दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर कहा गया है कि रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है और इसके लिए वो ब्लैक सी यानी काला सागर को इस्तेमाल करेगा। क्या है पूरी खबर? कच्चा चिट्ठा में न्यूक्लियर स्ट्राइक पर यह रिपोर्ट बहुत सी बातों को साफ कर देगी। यूक्रेन में फिर पलटी रूस की बाजी। खार्किव के 40 इलाकों पर फिर यूक्रेन का कंट्रोल। क्या रूस करेगा परमाणु प्रहार? यूक्रेन में जिस तरह से तेजी से हालात बदले हैं, उससे पुतिन की थियोरियां 7वें आसमान पर चढ़ चुकी हैं। पुतिन के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो है यूक्रेन के पलटवार पर और घातक वार। महाशक्ति अमेरिका को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अपनी साख खो चुके पुतिन यूक्रेन के खिलाफ
युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर दे। अमेरिका की आशंका ऐसे ही नहीं बनी, क्योंकि जब से यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू हुई है, तब से पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर कर रखा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने अगस्त में ही ये बयान दे दिया था कि मॉस्को को यूक्रेन में अपना टारगेट हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन सितंबर की शुरुआत से अब तक रूस को जो झटके लग रहे हैं, वो पुतिन की ग्लोबल इमेज को बड़ा झटका दे रहे हैं। दुनिया की नजर में इस वक्त पुतिन यूक्रेन के सबसे बड़े गुनहगार तो माने ही जा रहे हैं। साथ ही युद्ध अपराध के आरोपों ने पुतिन की चुनौतियों को बड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, पुतिन के हाथों से लगातार यूक्रेन फिसलता जा रहा है। यूक्रेन को सबसे बड़ी कामयाबी खार्किव इलाके में लगी है, जहां यूक्रेन का दावा है कि उसने 40 इलाकों को रूस से वापस हासिल कर लिया। खार्किव के जिस इलाके को यूक्रेन ने दोबारा हासिल किया, वो 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका बताया जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। पुतिन की इसी तिलमिलाहट को लेकर अमेरिकन डिप्लोमेट और पूर्व नाटो प्रमुख ने अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मुझे लगता है कि हमें इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि रूस अब नए सिरे से हमला कर सकता है और ये हमला अब तबाही मचाने वाले हथियारों के साथ हो सकता है। अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूस काला सागर या यूक्रेन के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर परमाणु बम गिरा सकता है। रूस ऐसा यूक्रेन और उसके सहयोगियों को दहशत में लाने के लिए कर सकता है। यानी यूक्रेन में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर पुतिन के गुस्से का ये बांध टूटा तो कई देशों में एक साथ तबाही का सैलाब आ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका का खुफिया तंत्र पुतिन के एक एक कदम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। रहा है